नमस्कार दर्शकों, हमारे इस खास पॉडकास्ट में मैं सुमन बोराना आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जो भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक नई उड़ान देने का वादा करता है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल है एक सोच का, सवाल है एक बदलाव का और सवाल है उन महिलाओं का जो अपने क्षेत्र में बेस्ट देकर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है सफल उद्यमी पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी ना केवल इन्होंने अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, बल्कि कई महिलाओं के लिए आज भी एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक पहल के रूप में आप किस तरीके से देखती हैं? जब एक नारी पार्लियामेंट में बैठती है तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो पावर है वो नारी के हाथ में संवेदनशीलता केवल नहीं लेकर आती है नारी, लेकिन उसके साथ एक दृढ़ता, एक मल्टीटास्किंग अप्रोच और आई थिंक एक समानता, जो एक नारी का हमेशा एक नेचर रहा है, वो लेके नारी ऐसी पोजीशन पे बैठती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मूव है, जबकि इसको आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है और मैं इस अधिनियम को बहुत वेलकम करती हूँ। पूनम जी, संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का जो निर्णय है वो महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में किस तरीके से भागीदारी नहीं निभाएगा और एक नई दिशा देगा? मुझे लगता है कि भारत का युवा, पर्टिकुलरली भारत की युवा लड़कियां आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं। वो पॉलिटिक्स से भी पीछे नहीं हटना चाहती हैं। हम देख रहे हैं कि अभिनेत्री, स्कूल कॉलेज गोइंग लड़कियां, सब कोई आज एक पार्लियामेंट का रास्ता देखना चाहती हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही वेलकम मूव है। आई थिंक वो इनको बहुत प्रोत्साहित करेगा कि हम पार्लियामेंट में जाएं, हम अपने मुद्दे उठाएं, हम अपने मुद्दों पे बात करें और हम ये देखें कि सरकार हमें किस तरह से सुनती है, विपक्ष हमें किस तरह से सुनता है और ग्लोबली हम अपने आप को हमारे वर्ड्स कैसे रख सकते हैं। इस तरीके से जो इनिशिएटिव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए बिजनेस, स्टार्टअप या लीडरशिप में नए अवसर कैसे मिलते हैं? जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, राजनीति हमेशा पॉलिसी मेकिंग के साथ जुड़ी होती है। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई, उनको आगे लाने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम प्रतिशत स्टार्टअप, सिर्फ 18% स्टार्टअप्स जहाँ पे महिला खुद ओनर्स हैं या फिर एक पार्ट बन गई हैं एक स्टार्टअप का। अगर एक मेल काउंटर पार्ट है तो उनका एक पार्ट बन गई है। गति धीरी है, लेकिन आई थिंक द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। सब लोग इसको एक बहुत ही अपने लिए एक स्टेप समझ रहे हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये हमने हर जगह हिंदुस्तान में देखा है कि स्किलिंग से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर, अब आई थिंक लड़कियों के लिए उड़ान भरने का समय आ चुका है और हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हम बहुत समय से देखते हैं कि सरकार हमेशा महिलाओं के लिए कई अलग अलग तरीके के प्रयास करती रहती है जी। ये जो प्रयास है ये केवल ना सिर्फ कानून में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक सोच में कैसे बदलाव ला सकता है? देखिए, समाज की सकारात्मक सोच अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो रूरल महिलाओं का सबसे ज़्यादा है, जो बढ़ा है। 22% से लेके 40% का बढ़ावा 2017 से लेके 2025 तक में देखा गया है, लेकिन वो रूरल इंडिया में देखा गया है, जो फिनोमिनल है। क्योंकि रूरल इंडिया में हर औरत अपने घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है और काफ़ी सारी, जैसे पीएम मुद्रा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए इन लोगों ने, ये रूरल विमेन ने अपना योगदान देना फाइनेंशियली शुरू कर दिया है। बट वही अगर आप वो परसेंटेज अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखें तो वो परसेंटेज बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे बढ़ा है। आई थिंक 20 से 22% तक बढ़ा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है एक लड़की का या एक औरत का अपनी मैरिजेबल एज पे स्टक होना। मैरिज, मैटर्निटी, मोबिलिटी, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हमेशा एक महिला स्टक हो जाती है। शादी करेगी तो सोचना है कि काम करूँ या नहीं, बच्चा होगा तो काम करूँ या नहीं, अगर हस्बैंड की ट्रांसफ़र होगी तो मैं काम करूँ या नहीं। तो ये जो 3 एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर ये हम ओवरकम कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए वो लाइन क्लियर हो रही है, लेकिन रूरल वुमेन के लिए वो नहीं है। पूनम जी, पिछले 1 दशक की बात करें तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता रही है या फिर नेतृत्व की जो क्षमता है उसमें किस तरीके से वृद्धि आप देखते हैं? विमेन इन लीडरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्ल्ड वाइड रहा है। अगर हम बोर्ड रूम्स की बात करें तो बोर्ड रूम्स में
एक महिला का होना अब कंपलसरी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें एक भी महिला मुश्किल से दिखती है बोर्ड रूम्स में, क्योंकि जब तक आप बोर्ड रूम एज पे पहुंचते हैं तब तक आप ये सारे 3 पड़ाव जो मैंने पहले बात की उसको शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप बैक ऑफ हो जाते हैं। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अर्बन एरियाज में अभी भी काफ़ी पीछे चल रहा है, ये हम जानते हैं, लेकिन इंडिया ने एक ग्लोबल मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड सेट किया है ऑफ रूरल विमेन पार्टिसिपेटिंग, और जिसके आंकड़े मैंने आपको अभी भी बताया कि 22% से 40% में हमें वर्कफोर्स में हमने इजाफा देखा है। और ये इसलिए क्योंकि वहाँ सशक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ आई थिंक विमेन की वॉइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आई थिंक उनको एक्सेस टू फंड्स भी एक बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है, जो हमारी सरकार ने कमाल का एक सहयोग औरतों के लिए किया है। तो मैं मानती हूँ कि ये सारे स्टेप्स हमें हर जगह लेने पड़ेंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में लेने पड़ेंगे। अगर हम लोग स्टार्टअप इंडिया की बात करें या जी। फिर स्किल डेवलपमेंट या फिर वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई जो सरकार की योजनाएं हैं, जी। वो कितनी भागीदारी इस पूरी इनिशिएटिव में लगा रही है? सरकार की सारी योजनाएं जो विमेन डेवलपमेंट के लिए या विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वो स्किल इंडिया देखिए या स्टार्टअप देखिए, आई थिंक सरकार ने काफ़ी पहल किया है, काफ़ी पुश करने की कोशिश की है। ये बहुत वेल रिसीव भी हुआ है। इससे पहले आई थिंक सरकारों ने इस बारे में सोचा नहीं था कि औरतों को बाहर लाते हैं, देखते हैं कि क्या कर रही हैं वो औरतें और दुनिया के किस कोने से, हिंदुस्तान के किस कोने से आ रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये सारे में औरतों की हैंड होल्डिंग के लिए मेंटोरशिप से लेके नीति आयोग ने मेंटोरशिप भी बनाया, नीति आयोग ने ट्रेनिंग भी बनाए, स्किल्स भी बनाई। तो ये सारा जब एक औरत को एक एक्सेस अच्छा मिला तो उन्होंने कमाल करके दिखाया। मैम, आज महिलाएं बिजनेस, टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो नए अवसर और नई नीतियां मिल रही हैं, क्या उसी का ये परिणाम है? हाँ, ये उसका भी परिणाम है, और एक बदले हुए भारत, जो विकसित भारत की तरफ हम, जो विकसित भारत 2047 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो विकसित भारत की ये सोच भी है। हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो हर क्लास में बच्चियों की संख्या लड़कों के साथ पैरेलल हो चुकी हैं। मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स में लड़कियां कहीं आगे हैं। आईएएस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स में यूपीएससी में भी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। डॉक्टरी में भी, नर्सिंग में भी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। हमने कोर्ट रूम्स में भी अब औरतों की आवाज़ें सुनना शुरू कर दिया है। तो ये एक बदलाव हमारे देश में जो आया है, वो 2 रीज़न्स की वजह से आया। एक, जो पिता हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वो जो चाहते हैं कि मेरी बच्ची किसी से कम ना रहे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया कहें या फिर एक इंटरनेट का सही उपयोग कहें, या ग्लोबलाइजेशन को हम इसके बारे में क्रेडिट दें। पूनम जी, इतने सकारात्मक बदलाव के बाद भी, साथ में भी, आपको क्या लगता है किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की और संभावनाएं हो सकती है? बहुत क्षेत्र हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी एरियाज़ हैं। मैं अगर पहली एरिया की बात करूं तो वो माइंडसेट बैरियर है। अभी भी कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बच्चा होने पर सिर्फ माँ उसकी देखभाल करे, और 6 महीने का मैटरनिटी है उसमें सिर्फ माँ छुट्टी ले, और वो 6 महीने के बाद में भी अगर बच्चे को कोई भी दिन कोई तकलीफ होती है तो माँ ही जाए और उसको देखे, और वो पार्टनरशिप वहाँ पर नहीं बैठ रही है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि ये करियर ब्रेक्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा पुल बैक है हमारे लिए। पहले हम बच्चे के टाइम करियर ब्रेक लें, अगर दूसरा बच्चा प्लान करे तो करियर ब्रेक लें, उसके बाद अगर हमें लगता है कि कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है तभी भी हम करियर ब्रेक लें। तो ये सबैटिकल्स जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं, वो हमें बोर्ड रूम्स तक, या इवन नाउ जब हमें 33% आरक्षण मिलेगा तो क्या हमें वहाँ तक पहुँचने देंगे? दूसरी बात है एक्सेस टू फंड्स। अगर हम बिजनेस कर रही हैं तो हमें जो एक्सेस टू फंड्स हैं, हमारे अंदर कौन इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप ये डेटा देखेंगी तो शायद, अभी तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन ये डेटा बहुत पुअर है। एक विमेन लेड एंटरप्राइज के अंदर फंडिंग्स बहुत ही लिमिटेड हैं अभी तक। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन गैप इन लीडरशिप, जो हमने ऑलरेडी बात की कि बोर्ड रूम्स में औरतें नहीं हैं, कम हैं। लीडरशिप पोजीशन पे, CXO लेवल्स पे हम देखते हैं कि विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है। तो ये गैप है। और मेरा लास्ट पॉइंट है सेफ्टी। अभी भी कहीं ना कहीं एक विमेन बड़े शहरों में अपने आप को सेफ नहीं मानती हैं। 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अगर आपको काम करना है, अकेले ट्रैवल करना है,
तो आपके लिए सेफ्टी अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आपने अपनी चर्चा में कई बार ग्रामीण महिलाओं का जो है वो ज़िक्र किया है। जी। आपको क्या लगता है कि इतने सालों में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच में जो एक अंतर था, जी। वो कितना कम होता जा रहा है और इसमें सरकार की पहल जो है उसका भी कितना योगदान है? सबसे पहले सरकार की पहल या सरकार की योजनाओं की बात करूंगी, जो ये ग्रामीण महिलाओं को एक बहुत बड़ा पुश दे रही हैं। 2024 में लगभग 76% ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में सक्रिय हुई। हाल के वर्ष में महिला रोजगार वृद्धि में ग्रामीण भारत में पर्टिकुलरली ये बढ़त, ये योजनाओं से मतलब काफ़ी परसेंटेज हम आगे चले। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, MGNREGA, डे NRLM एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, PM मुद्रा योजना, PM उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया एंड जनधन योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ रूरल औरतों ने उठाया है। ये क्यों उठाया है, उसके पीछे भी आप एक रीज़न समझिए। क्योंकि पहले रूरल औरतें सिर्फ काम करती थी, पैसा उनके हाथ में नहीं था, पैसा वो घर जाके दे देती थी। लेकिन अब रूरल औरतों ने काम करना शुरू किया और ये पैसा जो गवर्नमेंट ने उनको एक्सप्लेन किया, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उनको जो एक समझदारी दी गई कि कुछ पैसा अपने पास रखो, वो पैसा उन्होंने अपने पास रखा और वो पैसा उन्होंने लोन लेने के बाद बहुत ही चौकसाई से चुकाया। पूनम जी, आपकी अपनी जो सफलता की यात्रा रही है उसमें आप किस तरीके से देखती है कि महिलाओं का जो एक बेहतर इकोसिस्टम है जी। वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसे आप कैसे देखती हैं? मैं ट्राइब में बहुत मानती हूँ। जब मैं बढ़ रही थी या मैं अपना करियर बना रही थी तो मैंने विमेन ट्राइब के साथ काम किया। मैंने हमारे अपनी जैसी ही औरतों को देखा, उनसे सीखा, उनकी स्टोरीज पढ़ी, उनके साथ नेटवर्क किया और ये देखा कि शायद मुझे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें भी लाइफ में आए होंगे, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ी हैं। तो क्यों बढ़ी हैं, उनका क्या रीज़न था? इसीलिए कोई भी वुमन, एक औरत अगर सोच रही है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो शी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड ट्राइब। वो फोरम्स हों जैसे कि FICCI, CII, GCCI, आज बहुत सारे फोरम्स हिंदुस्तान में हैं। नीति आयोग का फोरम है, काफ़ी सारे महिलाओं के लिए फोरम्स ऐसे बने हैं जहाँ पे लाइक माइंडेड औरतें एक साथ आती हैं, अपने एक्सचेंज करती हैं आइडियाज़, अपने बारे में हमारी ग्रोथ और हमारे चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कशंस करते हैं और फिर उसको बहुत सीरियसली लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो नई युवा महिलाएं हैं उन्हें जो नए अवसर मिल रहे हैं उन्हें आप कैसे प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं उनसे 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। एक तो आप एज बैरियर की वजह से कुछ नया सीखना या पढ़ना बंद ना करें। आप ये सोचें हम 40 के हो गए, अब हम कैसे सीखेंगे पढ़ेंगे, हम लंबे सबैटिकल पे गए, दुनिया बदल गई, अब हम पीछे हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। हमें हर उम्र में पढ़ते रहना है, ट्रेन होते रहना है, अपलिफ्ट होते रहना है, स्किल होते रहना है, अपस्किल होते रहना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सुपर वुमन जो बनने का सबका जो मतलब एक टैग जो हमें दिया गया है, ये बहुत बड़ा हमारे साथ, मुझे ऐसा लगता है ये सुपर वुमन का टैग एक ट्रैप है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देके और हमें ग्लोरीफाई करने का एक बहुत बड़ा ट्रैप है और हमें इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। हमें नहीं बनना सुपर वुमन, हम ऑलरेडी जैसे हैं, हमें जिस लिए बनाया गया है हम वो काम करें। अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ही प्रेशियस समझें जितना आप अपने आप को प्रेशियस समझते हैं। वो सुपर वुमन का टैग छोड़ के वही टाइम अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए इन्वेस्ट करें। प्लीज़ उस टैग के पीछे ना भागे। और तीसरा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने लाइफ में मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, आपके पर्टिकुलर क्षेत्र में वो अपॉर्चुनिटी हो, उसको हमेशा टैप करते रहिए। उसको देखिए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ओपन हुई है, तो क्या मैं उसका फ़ायदा उठा पा रही हूँ या नहीं उठा पा रही हूँ। बिल्कुल पूनम जी, एक आखिरी सवाल अब आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूरा प्रभाव की तरह से जब अप्लाई होता है तो अगले 10 सालों में आप महिलाओं की भूमिका को किस तरीके से देखती है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब हमारे देश में लागू हो जाए, जबकि 1999 से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और अब फाइनली ऐसा लगता है कि ये अधिनियम अब एक्शन में आ ही जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे इंडिया को टॉप 5 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन विमेन इंक्लूजन देखना है। हमारे देश की बातें बहुत वजह से पूरी दुनिया भर में होती हैं। हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी पॉपुलेशन, अच्छा बुरा बहुत, लेकिन विमेन इंक्लूजन पे अगर हम ये काम कर दिखाएंगे
जो हम नारी शक्ति अधिनियम से करना चाहते हैं, तो हम टॉप 5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं जो वुमेन इंक्लूजन पे बहुत स्ट्रांग है। मेरे लिए एक ही की टेक अवे है कि ये अधिनियम आए, हम इसका 100% बेनिफिट उठाएं, ये रिजर्वेशन ना समझें इसको, जबकि हम इसको एक सीढ़ी समझें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्गर करें और वहाँ बैठ के अगले 10 साल में भारत को एक दुनिया के मैप में विमेन इंक्लूसिव नेशंस में टॉप 5 की कैटेगरी में हम ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका, आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस पूरी चर्चा से बिल्कुल ये बात साफ है कि महिलाएं आज ना केवल आगे बढ़ रही हैं बल्कि देश के विकास की नई दिशा भी तय कर रही हैं, और इसी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नया मजबूत कदम जो है वो साबित होने वाला है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।